हेलो बच्चों, आज हम लोग एकांकी संचय की एकांकी दीपदान, जिसके लेखक हैं डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी, इस एकांकी के कुछ सैंपल क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे। इसके पहले की क्लास में बच्चों मैंने आप लोगों को दीपदान एकांकी का पूरा पाठ समझा दिया था। वो वीडियो बच्चों 2 पार्ट्स में है। फर्स्ट पार्ट में मैंने आप लोगों को एकांकीकार का संक्षिप्त परिचय, एकांकी की कथा वस्तु का सारांश और एकांकी के कुछ कठिन शब्दों के अर्थ, इन सारी चीज़ों के बारे में बताया था। फिर नेक्स्ट पार्ट में बच्चों मैंने आप लोगों को एकांकी का उद्देश्य, एकांकी के शीर्षक की सार्थकता और एकांकी का स्वरूप, इन प्रश्नों के उत्तर आप किस ढंग से लिख सकते हैं, इसके संबंध में बताया था और कुछ इंपॉर्टेंट पैराग्राफ्स की एक्सप्लेनेशन आपको बताई थी। ठीक है, तो जिन बच्चों ने वो वीडियो नहीं देखी है उस वीडियो को देख लें ताकि उन्हें दीपदान एकांकी की कथा वस्तु अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। ठीक है, और फिर नेक्स्ट आज हम लोग कुछ सैंपल क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे, जिससे कि आपको एक आइडिया हो जाए कि आपके एग्जाम में किस तरह से प्रश्न आ सकते हैं और उनके उत्तर आप किस ढंग से लिखेंगे। ठीक है, और जैसे कि बच्चों आप लोग को मालूम है कि आपका जो क्वेश्चन पेपर का जो पैटर्न है, यानी क्वेश्चन जो है वो एकांकी के किसी एक पार्ट को लिया जाता है, यानी 2-4 लाइनें होती हैं, एक अनुच्छेद होता है, उससे 4 प्रश्न आपको पूछ लिए जाते हैं। तो ये जो प्रश्न आते हैं बच्चों वो एकांकी की कथा वस्तु से ही आते हैं। यदि आपने 2 से 3 बार एकांकी को अच्छे से पढ़ा है तो निश्चित रूप से आपका ध्यान जो है छोटी छोटी बातों पे जाएगा, यानी कि एकांकी के जो मुख्य पात्र हैं उनके जो चरित्र की विशेषताएं हैं या मुख्य जो घटनाक्रम है, मुख्य संवाद हैं, उन पर आपका ध्यान जाएगा, या लेखक क्या कहना चाहता है इस एकांकी के माध्यम से, तो ये सारी बातों पे आपका ध्यान जाएगा और निश्चित रूप से जब भी आपको प्रश्न आएगा तो आप उसके उत्तर आसानी से दे पाएंगे। ठीक है, तो मैंने इन सारी ही चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आपके लिए अच्छे प्रश्न तैयार किए हैं और प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स भी मैंने आप लोगों के लिए देखे ताकि उससे भी एक आइडिया हो जाए कि आपके एग्जाम में प्रश्न कैसे आते हैं। ठीक है, तो कुछ अच्छे प्रश्न मैंने आप लोगों के लिए तैयार किए हैं, उनके उत्तर आप किस ढंग से लिख सकते हैं इसके संबंध में आप जानिए ताकि आपको एक आइडिया हो जाए कि कैसे आप आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बच्चों हम लोग कुछ अच्छे प्रश्नों के उत्तर। दीपदान एकांकी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर। गद्यांश 1। दिन में तो तुम चित्तौड़ के सूरज हो कुंवर, और रात में तुम राजवंश के दीपक हो। गद्यांश से संबंधित प्रश्न है, कथन का वक्ता कौन है, वह किसे चित्तौड़ का सूरज कह रही है और क्यों। उत्तर, कथन का वक्ता पन्नाधाय है। उन्होंने कुंवर उदय सिंह को चित्तौड़ का सूरज कहा है। महाराणा सांगा के उत्तराधिकारी कुंवर उदय सिंह हैं, जो अभी अल्पवयस्क हैं, किंतु वही चित्तौड़ के वंशज हैं। उनके ही हाथों में राज्य सुरक्षित रहेगा और उन्हीं से उजाला होगा। यही कारण है कि पन्नाधाय उन्हें चित्तौड़ का सूरज कहकर संबोधित करती हैं। जिस प्रकार अंधेरी रात के बाद सूर्य अपनी रोशनी बिखेर देता है, उसी प्रकार कुंवर बड़े होकर राज्य के राजा के रूप में राज्य की रक्षा करेंगे। तो यहाँ पर बच्चों एकांकी में ही है कि पन्नाधाय ने चित्तौड़ का सूरज कहकर उन्हें संबोधित किया था, यानी जिस प्रकार से जब अंधेरी रात के बाद सूर्य का उगता है, सूर्य निकलता है तो उसकी आभा बिखर जाती है, तो उसी प्रकार से इस समय की जो स्थिति है वो अंधकारमय वातावरण है चित्तौड़ राज्य में। लेकिन जब कुंवर बड़े हो जाएंगे तब वो एक अच्छे राजा के रूप में शासन करेंगे और चित्तौड़ को आगे ले जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों इस तरह से आपको प्रश्न का उत्तर लिखना है। अगला प्रश्न है, वक्ता का श्रोता से क्या संबंध है। श्रोता वक्ता को क्या कहकर संबोधित करता है। ठीक है, तो वक्ता यहाँ पर कौन है, पन्नाधाय हैं, और श्रोता कौन है, कुंवर उदय सिंह है। कुंवर उदय सिंह से पन्नाधाय का क्या संबंध है, तो पन्नाधाय कुंवर की पालिका या संरक्षिका है। ठीक है, उनको पालन करने वाली हैं, और कुंवर उदय सिंह पन्ना को धाय माँ कहकर संबोधित करते हैं। ठीक है, इस नाम से उन्हें बुलाते हैं। अगला प्रश्न है, कुंवर उदय सिंह कौन है, उनका संक्षिप्त परिचय दीजिए। उत्तर है, कुंवर उदय सिंह महाराणा सांगा के पुत्र हैं और चित्तौड़ के एकमात्र उत्तराधिकारी। उनकी आयु 14 वर्ष है, एक अबोध बालक हैं।
उनमें आयु के अनुरूप बाल सुलभ जिद, चंचलता, शरारत, हठ और जिज्ञासा जैसे गुण दिखाई देते हैं। वह पन्नाधाय से विशेष प्रेम रखते हैं। ठीक है, तो वो मात्र 14 वर्ष के हैं, तो 14 वर्ष के बालकों में जिस प्रकार की प्रवृत्तियां होती हैं वो हमें उदय सिंह के चरित्र में देखने को मिलती हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप संक्षिप्त परिचय लिख सकते हैं। फिर अगला प्रश्न है बच्चों, महाराणा सांगा कहाँ के शासक थे, उनके भाई का क्या नाम था? तो महाराणा सांगा चित्तौड़ के शासक थे और उनके भाई का नाम पृथ्वीराज था। ठीक है, तो ये एकांकी में ही दिया हुआ है। अगला प्रश्न है, रात में तुम राजवंश के दीपक हो, कथन का तात्पर्य स्पष्ट कीजिए। उत्तर आप इस तरह से लिख सकते हैं, जब कुंवर दीपदान का उत्सव देखने जाने की जिद करते हैं तब पन्नाधाय उन्हें वहां जाने नहीं देती हैं और उन्हें समझाने के लिए कहती हैं कि रात में तुम राजवंश के दीपक हो। पन्नाधाय कुंवर को चित्तौड़ का भावी सम्राट मानती हैं। जिस प्रकार अंधेरी रात में दीपक की रोशनी से उजियारा हो जाता है, उसी प्रकार चित्तौड़ राज्य में अभी दासी पुत्र बनबीर के कारण अंधकार अर्थात अराजकता उत्पन्न हो गई है। अतः कुंवर ही हैं जो बड़े होकर राजा के रूप में चित्तौड़ के गौरवपूर्ण इतिहास को सुनहरा भविष्य प्रदान करेंगे। इसलिए पन्नाधाय उन्हें राजवंश का दीपक अर्थात कुल दीपक कहकर संबोधित करती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर वही चीज है कि दिन में चित्तौड़ का सूरज है और रात में कौन है, ये राजवंश के दीपक। जिस प्रकार से सूर्य की रोशनी अपनी आभा फैलाती है, उसी प्रकार से रात्रि में दीपक अपनी रोशनी से चारों तरफ उजियाला कर देता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये दोनों ही कथन कुंवर उदय सिंह के संदर्भ में कहे हैं पन्नाधाय ने। ठीक है, तो इस तरह से आप प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं और इसमें कीवर्ड्स के रूप में बच्चों आप यहाँ पे अंधकार, अराजकता जैसे शब्द लिख सकते हैं और यहाँ पर चित्तौड़ के गौरवपूर्ण इतिहास को सुनहरा भविष्य प्रदान करेंगे। इस तरह की पंक्तियां आप लिख करके अपने उत्तर को प्रभावशाली बना सकते हैं। अगला गद्यांश है गद्यांश 2। महल में धाय मां अरावली पहाड़ बनकर बैठ गई है। अरावली पहाड़ हंसती है, तो तुम लोग बनास नदी बनकर बहो न, खूब नाचो गाओ। गद्यांश से संबंधित प्रश्न है, उपर्युक्त कथन किसके हैं, कौन किससे कह रहा है, इस संदर्भ सहित स्पष्ट कीजिए। यहाँ पे बच्चों आपके 3 प्रश्न बन रहे हैं, किससे, कौन किससे कह रहा है और संदर्भ सहित आपको बताना है। ठीक है, तो उत्तर इस तरह से लिख सकते हैं आप, उपर्युक्त कथन दासी पुत्र बनबीर के हैं। ठीक है, यहाँ पर दासी पुत्र बनबीर के ये कथन है और कौन कह रहा है, किससे कह रहा है, तो यहाँ पर सोना जो है बनबीर के कथन को ही पन्नाधाय से कह रही है। ठीक है, क्लियर हो गया। अब आपको संदर्भ बताना है कि किस संदर्भ में ये बातें हो रही हैं। ठीक है, तो बनबीर निष्कंटक राज्य की अभिलाषा करता है, यही कारण है कि वह षड्यंत्र कर सोना को कुंवर उदय सिंह को दीपदान के महोत्सव में लाने के लिए पन्नाधाय के महल भेजता है। सोना पन्नाधाय से बनबीर के कथन को बताती है और उसकी प्रशंसा करती है। ठीक है, तो इस तरह से आप प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है, अरावली पहाड़ शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, इसका क्या तात्पर्य है? ठीक है, तो उत्तर इस तरह से लिख सकते हैं, अरावली पहाड़ शब्द पन्नाधाय के लिए प्रयुक्त हुआ है। पन्नाधाय के लिए ये शब्द प्रयोग किए गए हैं। अरावली पर्वत राजस्थान क्षेत्र के अंतर्गत आता है और ये अरावली राजस्थान के अंतर्गत एक पर्वतमाला है। जिस प्रकार एक पर्वत अडिग खड़ा रहता है, ठीक है, उसी प्रकार से एकांकी में पन्नाधाय कुंवर उदय सिंह की रक्षा के लिए अडिग खड़ी हुई है। बनबीर निष्कंटक राज्य की इच्छा रखता है, जिसके लिए वह कुंवर की हत्या की योजना बनाता है, किंतु पन्ना उसके इच्छा के मार्ग में बाधक बनकर अरावली पहाड़ की भांति खड़ी है। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों अरावली पर्वत जिस तरह से अडिग है, यानी पर्वत जो भी होते हैं वो अडिग होते हैं, अचल होते हैं, तो उसी प्रकार से यहाँ पन्नाधाय अपनी उदय सिंह की रक्षा के लिए, अपने कर्तव्य पालन के लिए अडिग खड़ी हुई है बनबीर के रास्ते में, यानी उसका जो इच्छा है उसकी, उसको पूरा होने नहीं दे रही है वो। ठीक है, उनकी रक्षा करने के लिए वो हर संभव प्रयास करती है।
फिर अगला प्रश्न है, कहाँ कौन सा उत्सव हो रहा है, इसका आयोजन किसने और क्यों करवाया। ठीक है, तो उत्तर आप इस तरह से लिख सकते हैं, चित्तौड़ के राजमहल के मयूर पक्ष कुंड में दीपदान का उत्सव मनाया जा रहा है। इसका आयोजन दासी पुत्र बनबीर ने करवाया है। यह आयोजन चित्तौड़ के सिंहासन के उत्तराधिकारी कुंवर उदय सिंह की हत्या के लिए किया गया षड्यंत्र है। बनवीर कुंवर को मारकर स्वयं राजा बनने का मार्ग साफ करना चाहता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको इस तरह से प्रश्न का उत्तर लिखना है। अगला प्रश्न है, बनास नदी शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है। एकांकी के आधार पर वक्ता के चरित्र की विशेषताएं बताइए। उत्तर इस तरह से लिख सकते हैं, बनास नदी शब्द चित्तौड़ की प्रजा के लिए प्रयुक्त हुआ है। प्रस्तुत कथन का वक्ता बनबीर है। ठीक है, यहाँ पे बच्चों दो प्रश्न हैं आपके, तो यहाँ पर एकांकी के आधार पर वक्ता का यानी जो पूरा प्रसंग है वो किसने कहा है, वो बनबीर ने कहा है, तो उसका ही चरित्र आपको बताना है कि उसकी क्या विशेषताएं हैं, उसमें क्या है। तो बनबीर ने ये वक्तव्य कहे हैं, जो महाराणा सांगा के छोटे भाई पृथ्वी सिंह का दासी पुत्र है, वह एक महत्वाकांक्षी युवक है, चित्तौड़ पर निष्कंटक राज्य करना चाहता है, किंतु उसके मार्ग में कुंवर उदय सिंह बाधक हैं। वह कुंवर की हत्या की योजना बनाता है और असमय ही मयूर पक्ष कुंड में दीपदान उत्सव का आयोजन करता है, जो उसके षड्यंत्रकारी रूप को प्रदर्शित करता है। बनबीर कुटिल विलासी व्यक्ति है, वह अपने स्वार्थ में अंधा होकर कुंवर के धोखे में पन्ना धाय के पुत्र चंदन की क्रूरता से हत्या कर देता है। इस प्रकार हमें उसके चरित्र में कुटिलता, स्वार्थ, ईर्ष्या, कृतघ्नता, क्रूरता आदि अनेक दुर्गुण दिखाई देते हैं। वह एक नीच और अधम व्यक्ति है। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों क्या है कि आपको बनबीर के चरित्र के विषय में बताना है, और वो एक अधम व्यक्ति है, नीच व्यक्ति है, इन सारी चीजों को आपको बताना है। उसके ये सारे पॉइंट्स आप लिख सकते हैं उसके चरित्र की विशेषताओं में। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला गद्यांश है, गद्यांश 3। मैं ही क्या, सारे नगर निवासी यह त्योहार मना रहे हैं, नहीं मना रही हो तो तुम। धाय माँ, तुम पहाड़ बनने से क्या होगा, राजमहल पर बोझ बनकर जाओगी बोझ। ठीक है, तो ये वक्तव्य है और इससे संबंधित प्रश्न है, उपर्युक्त कथन किसने किससे कहे हैं और कौन उत्सव नहीं मना रहा। ठीक है, तो यहाँ पर दो तीन प्रश्न बन रहे हैं बच्चों, यहाँ पर किसने किससे कहे हैं और कौन उत्सव नहीं मना रहा। तो उत्तर आप इस तरह से लिख सकते हैं, उपर्युक्त कथन रावल स्वरूप सिंह की पुत्री सोना ने पन्ना धाय से कहे हैं। चित्तौड़ के सभी नगर निवासी दीपदान का त्योहार मना रहे हैं, किंतु पन्ना धाय इस त्योहार में सम्मिलित नहीं हुई। ठीक है, तो इस तरह से आप प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। आपने अगर एकांकी को अच्छे से पढ़ा है बच्चों, तो निश्चित रूप से ये छोटी छोटी बातें हैं और इन पर ही प्रश्न आपको आया हुआ है ये, तो उस तरह से ही आप उत्तर लिख सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, कथन के वक्ता का संक्षिप्त परिचय दीजिए। यानी ये पूरा जो वक्तव्य है वो किसने कहा है, तो वक्ता यानी बोलने वाला, इसको किसने बोला है। तो उत्तर आप इस तरह से लिख सकते हैं, उपर्युक्त कथन का वक्ता सोना है, रावल स्वरूप सिंह की पुत्री है, वह कुंवर उदय सिंह की बाल सखी है, उसकी आयु 16 वर्ष है और अत्यंत ही सुंदर व रूपवती किशोरी है। वह नृत्य कला में निपुण है, इसलिए वह दीपदान के उत्सव में नाच गाने में भाग लेती है। वह भोली भाली है किंतु वाक्पटु है, क्योंकि वह पन्ना धाय के समक्ष विभिन्न तर्कों से अपनी बात कहती है। एक और वह बनबीर के राज प्रलोभन में फंसी हुई है, तो दूसरी तरफ कुंवर के प्रति भी आकर्षित दिखाई पड़ती है। ठीक है, तो यहाँ पर वो बनबीर की तरफ से आई हुई है और उसके राज के में प्रलोभन में फंसी हुई है, चमक धमक में फंसी हुई है, लेकिन वो कुंवर उदय सिंह को भी पसंद करती है। ठीक है, तो इस तरह से आप पन्ना धाय से मिलने आती है जब सोना, तो उसके जो वक्तव्य हैं, सोना और पन्ना धाय का जो संवाद है वो बहुत ही अच्छा है बच्चों। तो उसके आधार पर ही आप सोना के जो चरिचित्रण है कह लीजिए या उसका परिचय कह लीजिए, तो उस तरह से आप लिख सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, सोना उदय सिंह के प्रति पन्ना के स्नेह के बारे में क्या कहती है।
उत्तर है सोना उदय सिंह के प्रति पन्नाधाय के स्नेह के बारे में कहती है कि तुमने कुंवर के सामने अपने पुत्र चंदन को भी भुला दिया है। तुम्हारे मातृत्व में उदय सिंह ऐसे समाये हैं जैसे कटार को अपने हृदय में रखने के लिए म्यान ने अपने हृदय को खोखला कर दिया हो, अर्थात वही तुम्हारे इष्ट हैं, सबसे प्रिय। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों ये लाइन जो है, ये पंक्ति आपकी एकांकी की ही है और इसका अर्थ यह है कि कटार मतलब छोटा चाकू होता है जिससे कि जिसको रखने के लिए म्यान की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर पन्ना धाय ने अपने हृदय को खोखला करके उसको कटार को रखने का स्थान बना दिया है, यानी अपने चंदन जो पुत्र है उसको भुला करके पूरी ममता जो है वो उदय सिंह के प्रति उनकी दिखाई पड़ती है और यही बात सोना उनसे कहती है। ठीक है, अगला प्रश्न है बनकर जाओगी बोझ कथन से वक्ता का क्या अभिप्राय है। उत्तर है बोझ बनकर जाओगी बोझ कथन से वक्ता यानी सोना का अभिप्राय है कि यदि पन्नाधाय बनबीर के अनुग्रह को मान लेती है और कुंवर उदय सिंह को दीपदान के उत्सव में भेज देती हैं और बनबीर को राजा के रूप में स्वीकार कर लेती हैं तो उसका जीवन भी बचा रहेगा और उसके जीवन में सुख शांति बनी रहेगी। उसे ऐसा प्रतीत होगा जैसे सुख और सुहाग साथ हंस रहे हैं। ठीक है, जैसे सुख और सुहाग एक साथ हंस रहा है, अन्यथा राजमहल पर बोझ समझकर उसे रास्ते से हटा दिया जाएगा, अर्थात उसका जीवन समाप्त कर दिया जाएगा। यहाँ पर वह अप्रत्यक्ष रूप से वक्ता सोना पन्नाधाय से बनबीर के अनुग्रह को मानने के लिए उसे विवश कर रही है। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों यही चीज है कि ये पंक्ति जो है सुख और सुहाग एक साथ हंस रहा है, ये एकांकी की ही पंक्ति है और इस तरह से ही आप इसको लिख सकते हैं एकांकी कीवर्ड्स के रूप में इस उत्तर में। और यहाँ पर ये कि अप्रत्यक्ष रूप से वक्ता जो है वो सोना जो है वो पन्ना को बनबीर के अनुग्रह को मानने के लिए विवश कर रही है। ठीक है, ये पंक्ति आप लिख सकते हैं कीवर्ड्स के रूप में। ठीक है, तो आपका ये पूरा उत्तर कंप्लीट हो जाएगा और उससे आपका उत्तर भी प्रभावशाली बनेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला गद्यांश है गद्यांश 4। जहां भगवती तुलजा उसे रखेंगी, मेरे महाराणा का नमक मेरे रक्त से भी महान है, नमक से रक्त बनता है, रक्त से नमक नहीं। ठीक है, तो यहाँ गद्यांश से संबंधित प्रश्न है, उपर्युक्त कथन का वक्ता और श्रोता कौन है, भगवती तुलजा कौन है। ठीक है, यहाँ पर आपके 3 प्रश्न बन रहे हैं बच्चों, वक्ता यानी बोलने वाला, श्रोता यानी सुनने वाला और भगवती तुलजा कौन है। उत्तर आप इस तरह से लिख सकते हैं, उपर्युक्त कथन का वक्ता पन्नाधाय है और श्रोता महल की परिचारिका सामली है। भगवती तुलजा राजवंश की देवी हैं, वह चित्तौड़ की इष्ट देवी हैं, वह माँ दुर्गा का अवतार हैं, उनके हाथ में त्रिशूल है और इसी से दुष्टों का संहार करती हैं। ठीक है, तो तुलजा भवानी जो हैं वो चित्तौड़ राजवंश की कुल देवी हैं। फिर अगला प्रश्न है बच्चों, जहां भगवती तुलजा उसे रखेंगी कथन में उसे शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, उसका संक्षिप्त परिचय दीजिए। उत्तर है जहां भगवती तुलजा उसे रखेंगी कथन में उसे शब्द का प्रयोग पन्नाधाय के पुत्र चंदन के लिए हुआ है। चंदन 13 वर्ष का बालक है तथा कुंवर का साथी भी है। वह एक समझदार, माँ से प्रेम करने वाला तथा वीर साहसी बालक है। उसका अपनी माँ के प्रति अत्यंत स्नेह है। अपनी माँ के लिए एक मंदिर बनाकर उसमें उसे देवी के रूप में विराजित करने की उसकी इच्छा है। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों चंदन के विषय में आप थोड़ा सा परिचय दे सकते हैं कि उसके चरित्र में क्या क्या विशेषताएं हैं या उसके थोड़ा सा ही परिचय ही देना है। तो इस तरह से आप उत्तर लिख सकते हैं। फिर आगे चलते हैं बच्चों, अगला प्रश्न है, नमक से रक्त बनता है, रक्त से नमक नहीं का आशय स्पष्ट कीजिए। उत्तर इस तरह से लिख सकते हैं आप, नमक से रक्त बनता है, रक्त से नमक नहीं कथन का आशय है कि पन्नाधाय एक कर्तव्यनिष्ठ नारी है। उसने अपने स्वामी महाराणा सांगा का नमक खाया है, अर्थात वे उसके स्वामी और पालक हैं, वही अन्नदाता हैं। चंदन पन्नाधाय का पुत्र है, उसका प्राण, किंतु महाराणा और मातृभूमि के प्रति उसकी कर्तव्य निष्ठा का पालन उसके प्राणों से भी अधिक महत्वपूर्ण है।
अतः महाराणा के प्रति वफादारी रखना ही उसका कर्तव्य है। उनके उत्तराधिकारी की रक्षा अपने प्राणों से भी अधिक आवश्यक है। यही कारण है कि वह अपने पुत्र चंदन के प्राणों की बलि देने का निश्चय करती है। उसका मानना है कि महाराणा का नमक उसके रक्त से भी अधिक महान है। अर्थात चित्तौड़ का इतिहास बहुत ही गौरवशाली है। मातृभूमि के लिए यदि अपने रक्त की बलि भी देनी पड़े तो कम है। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों आप पूरा आपको व्याख्या करनी है, एक्सप्लेन करना है आपको इस पंक्ति का आशय करके। ठीक है, तो आप इस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं पन्नाधाय के विचारों को इस पूरे उत्तर में। ठीक है, अगला प्रश्न है, एकांकी के मुख्य नारी पात्र पन्नाधाय के चरित्र की विशेषताएं बताइए। उत्तर है, पन्नाधाय दीपदान एकांकी की प्रमुख नारी पात्र है। वह खींचो जाति की राजपुतानी है। उसकी आयु 30 वर्ष है। कुंवर उदय सिंह की संरक्षिका है, यानी पालिका है। उसके चरित्र में कर्तव्य निष्ठा, प्रेम, स्नेह, बुद्धिमत्ता, देश प्रेम, अपूर्व त्याग और राजभक्ति आदि गुण दिखाई देते हैं। वह कुंवर को एक योग्य राजा बनाना चाहती है। उदय सिंह की मां के रूप में पूरा ध्यान रखती है। महल में असमय नाच गाना, उत्सव आदि देख वह समझ जाती है कि कोई षड्यंत्र हो रहा है, जो उसकी बुद्धिमत्ता और दूरदर्शिता का परिचायक है। वह एक वीर छत्राणी है, जिसका एक रूप हमें तब दिखाई देता है जब वह बनबीर पर कटार से वार करती है। वह भोग विलास के प्रति उदासीन है, किंतु देश प्रेम और राजभक्ति उसके चरित्र में कूट कूट कर भरी है। अपने स्वामी के प्रति अटूट श्रद्धा रखती है। उसके उत्तराधिकारी की रक्षा के लिए अपने पुत्र का भी बलिदान कर देती है, जो उसके अपूर्व त्याग की भावना को उजागर करता है। उसका चरित्र हमारे समक्ष आदर्श प्रस्तुत करता है। ठीक है, तो प्रमुख नारी पात्र है पन्नाधाय, और उस पन्नाधाय के चरित्र की ये विशेषताएं हैं, जैसा कि कर्तव्य निष्ठा, प्रेम, स्नेह, बुद्धिमत्ता, देश प्रेम, अपूर्व त्याग, राजभक्ति, बुद्धिमत्ता, दूरदर्शिता। ये सभी जो पॉइंट्स हैं बच्चों, आप लिख सकते हैं और अपने ढंग से भी लिखने का प्रयास कीजिए इसका उत्तर, क्योंकि ये एक इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, पन्नाधाय के चरित्र की विशेषताएं, तो इसे आप अपने से भी लिखने का प्रयास कीजिए। ठीक है, आगे चलते बच्चों, हम लोग अगला गद्यांश है, गद्यांश 5। आज मैंने भी दीपदान किया है। दीपदान अपने जीवन का दीप मैंने रक्त की धारा पर तैरा दिया है। ऐसा दीपदान भी किसी ने किया है? तो गद्यांश से संबंधित प्रश्न है, कथन का वक्ता कौन है, ऐसा क्यों कह रही है? उत्तर इस तरह से लिख सकते हैं आप, कथन का वक्ता पन्नाधाय है। जब पन्ना को यह पता चलता है कि दासी पुत्र बनबीर कुंवर की हत्या का षड्यंत्र कर रहा है और राजा विक्रमादित्य की हत्या भी कर दी है, यही कारण है कि उसने महल में दीपदान का आयोजन किया है। पन्नाधाय कुंवर को कीरत बारी की टोकरी में छुपाकर सुरक्षित स्थान पर भेज देती है और अपने पुत्र चंदन को कुंवर की सैया पर सुला देती है। अपने पुत्र के प्राणों का बलिदान देकर वह मातृभूमि के प्रति अपने कर्तव्य का पालन करती है। उसने अपने पुत्र रूपी दीपक का दान कर दिया, अर्थात उसके प्राणों को कुंवर की रक्षा के लिए न्यौछावर कर दिया और अपनी राजभक्ति का पालन करती है। ठीक है, तो यहाँ पर पन्नाधाय के त्याग और बलिदान को ही आप इस उत्तर में लिखेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है, एकांकी में दीपदान किसका प्रतीक है? यानी यहाँ पर बच्चों दीपदान जो है कई प्रतीकों के रूप में चित्रित किया गया है, यानी हर व्यक्ति ने अपने अपने रूप में दीपदान किया है। ठीक है, तो उसका उत्तर आप इस तरह से लिखेंगे कि एकांकी में 3 प्रतीकों में दीपदान का वर्णन किया गया है। सामान्य रूप में चित्तौड़ के मयूर पक्ष कुंड में सारी प्रजा तुलजा भवानी के समक्ष उल्लास और उत्साह के रूप में दीपक का दान करती है। पन्नाधाय अपने स्वामी राणा सांगा की धरोहर कुंवर उदय सिंह के प्राणों की रक्षा के लिए अपने पुत्र रूपी दीपक का दान करती है। वहीं दासी पुत्र बनबीर निष्कंटक राज्य की अभिलाषा में कुंवर के धोखे में पन्ना के पुत्र
चंदन की हत्या कर यमराज के समक्ष दीपदान करता है। एकांकी में दीपदान इन्हीं प्रतीकों के रूप में चित्रित हुआ है। सभी अपने अपने ढंग से दीपक का दान करते हैं। ठीक है बच्चों, तो मैंने जब आपको एक्सप्लेन किया है तो इसके विषय में मैंने आपको पूरी जानकारी दी है। तो आपने अगर वो वीडियो देखी होगी तो आपको समझ में आ जाएगा और इसका उत्तर आप इजिली लिख पाएंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है, प्रस्तुत एकांकी से लेखक ने क्या संदेश दिया है, स्पष्ट कीजिए। उत्तर है, प्रस्तुत एकांकी डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी के द्वारा लिखी ऐतिहासिक एकांकी है, जिसमें इतिहास की एक सच्ची घटना को आधार बनाकर लेखक देशवासियों के हृदय में देश प्रेम और कर्तव्य पालन की भावना जागृत करना चाहते हैं, उत्पन्न करना चाहते हैं। जिन दिनों इस एकांकी की रचना हुई उस समय भारत देश पराधीन था। पन्नाधाय के महान चरित्र, उसके बलिदान और स्वामी भक्ति का चित्रण कर लेखक एक आदर्श रूप प्रस्तुत करते हैं। एक ममतामयी माँ अपने अपूर्व त्याग से अपने देश के प्रति अपनी कर्तव्य निष्ठा का निर्वहन करती है। वह अपने पुत्र के प्राणों को न्यौछावर कर अपने स्वामी भक्ति प्रदर्शित करती है। देश के लिए समर्पित एक नारी का बलिदान दिखाकर एक अनुपम उदाहरण प्रस्तुत किया है। ठीक है, तो लेखक ने ये संदेश देना चाहा है पाठकों को अपने देश के प्रति अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। ठीक है, अगला प्रश्न है, दीपदान एकांकी आपको क्यों अच्छी लगी, समझा कर लिखिए। तो इस तरह का भी प्रश्न बच्चों कुछ एक बार आ चुका है प्रीवियस ईयर्स में। तो यहाँ पर आप उत्तर इस तरह से लिख सकते हैं कि दीपदान एकांकी देश प्रेम से ओतप्रोत है, जिसकी कथा वस्तु अत्यंत रोचक और प्रभावोत्पादक है। ठीक है, एकांकी में सोना पन्ना के संवाद तथा बलबीर और पन्ना के संवाद अत्यंत ही प्रभावशाली हैं। पन्नाधाय का बलिदान प्रेरणादायक है। इसमें पन्ना की स्वामी भक्ति, कर्तव्य निष्ठा, सहनशीलता व अपूर्व त्याग की झलक दिखाई पड़ती है। उसका अद्भुत साहस और त्याग पाठकों के हृदय को छू लेता है। पन्ना का चरित्र देश के प्रति कर्तव्य पालन की भावना को जागृत करता है। राष्ट्रहित के लिए व्यक्तिगत हितों का परित्याग करने का साहस मिलता है। एक सफल एकांकी के सभी गुण इसमें परिलक्षित होते हैं। यही कारण है कि एक आदर्श एकांकी के रूप में पाठकों के हृदय पर छाप छोड़ जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों जैसे कि ये पंक्ति आप लिख सकते हैं कीवर्ड्स के रूप में कि एक आदर्श एकांकी के रूप में पाठकों के हृदय पर छाप छोड़ जाती है, यानी पाठकों को अच्छी लगती है। और हमें क्यों रोचक लगती है, क्योंकि ये पाठ जो हैं वो अच्छे हैं और देश प्रेम की भावना जागृत करती है, एक उत्साह और ओज की भावना आती है। तो इस तरह से आप प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं बच्चों। ठीक है, तो ये था बच्चों दीपदान एकांकी के कुछ प्रश्नों के उत्तर। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये समझ में आ गए होंगे कि आपको किस तरह से प्रश्न एग्जाम में आ सकते हैं और इसके उत्तर आप किस ढंग से लिख सकते हैं। एक्सप्लेनेशन मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बता दिया है, तो उस वीडियो को भी आप लोग देख लीजिए ताकि आपको और बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा कि आपको किसी भी प्रश्न का उत्तर लिखना किस ढंग से है। ठीक है, तो निश्चित रूप से आप अच्छा कर पाएंगे। तो ये आपकी समझ में आ गया बच्चों, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक आप लोग अपनी पढ़ाई करते रहिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।